अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि एक कल से एक ख़बर ने बहुत ज़्यादा हंगामा बर्पा किया हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन आपको तो पता है पाकिस्तान में तो ख़बर फिर इस तरह से सुनाई जाती है कि जैसे कोई आंधी तूफ़ान आ गया हो, या कोई अगर खुशी की खबर हो तो लगता है कि बस ये दुनिया ही हमारे कब्ज़े में आ गई है। तो कल से जो खबर असल में चल रही है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में चल रही है। एक कंपनी है फाइज़र जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये अमेरिकन कंपनी है, और एक जर्मन कंपनी है बायोटेक। ये दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं। तो इन दोनों ने मिल के ये वैक्सीन तैयार की है। उस वैक्सीन का कल उन्होंने, बल्कि संडे को उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ दी है। अब ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये डेटा पब्लिशेबल नहीं है, अभी सिर्फ इंटरम एनालिसिस हैं। इंटरम एनालिसिस का क्या मतलब होता है? इंटरम का मतलब होता है कि अभी चीज़ पूरी पकी नहीं है। जैसे आप कुछ पका रहे हैं ना किचन के अंदर, तो आप थोड़ा चख के कहते हैं कि तो बड़ा मज़े का बना है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा नमक डालना है, थोड़ी इसकी गार्निशिंग करनी है, तो फिर देखते हैं कैसा बनता है। तो ये इंटरम एनालिसिस का मतलब होता है कि अभी वो स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ उसके इंटरम जो एनालिसिस बता रहे हैं कि अभी तक जो पेशेंट्स को या लोगों को ये वैक्सीन लगी है तो कितने लोगों के अंदर ये इफ़ेक्टिव है या इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। ठीक है जी। तो ये इसका मैं आपको सारी तफसीर आज बताऊंगा कि ये वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है, ये कितने लोगों को लगाई गई, और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट इंटरम रिज़ल्ट बता रहे हैं वो क्या हैं। और इसकी एक ऐसी ख़बर भी आपको मैं बताऊंगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन वो ख़बर बहुत बुरी है। तो वो बुरी खबर मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, उससे पहले ये पूरा आपको मैं वैक्सीन के बारे में बताता हूँ। तो ये फाइज़र और बायोटेक ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसकी एफिकेसी वो 90% किस तरह कह रहे हैं। तो मैंने कल परसों एक वीडियो रिकॉर्ड की थी वैक्सीन्स के ऊपर कि वैक्सीन बनती कैसे हैं, अप्रूवल कैसे होती है उनकी, और फिर किस स्टेज पे जाके तो ये वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल होती है कि लोग इसको जाकर तो लगा सकें लोगों को। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा जाकर मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यानी कि स्टेजेस जो मैंने बताई थी ना कि पहली स्टेज में जो है ना वो सिर्फ वायरस के बारे में जाना जाता है, उसकी रिसर्च की जाती है, उसके बारे में स्ट्रक्चर देखा जाता है। दूसरी स्टेज में जाके तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो जानवरों के अंदर होता है, और फिर इंसानों के अंदर होते हैं क्लिनिकल ट्रायल जिसमें 3 फेजेस होते हैं। तो जो थर्ड फेज होता है वो थर्ड फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाती हैं लोगों को, हज़ारों में, और उनमें से एक ऐसे लोग होते हैं जिनको ये वैक्सीन लगती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं लगती, उनको कोई और चीज़ लगती है जो वैक्सीन नहीं होती असल में, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता। फिर ये उनको क्या करते हैं, जो वैक्सीन लगाते हैं तो एक डोज पहले लगाते हैं, फिर 3 वीक्स के बाद या 3 हफ्ते के बाद फिर एक डोज लगाते हैं, और उससे भी 1 हफ्ते के बाद या 1 वीक के बाद फिर उनको फॉलो करना शुरू करते हैं कि इनको डिजीज़ हुई है या नहीं हुई। यानी कि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो कोई एहतियातें करते हैं, ना वो छुपते फिरते हैं इधर उधर। वो बल्कि कोशिश उनकी होती है कि वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ख़तरा हो बीमारी का। तो ये 44,000 लोगों को लगाई गई और उनको फॉलो किया गया। जब यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन 1 महीना पहली डोज से लगने के बाद उनको फॉलो करना शुरू किया कि देखें इसमें डिजीज़ होती है, इनको बीमारी होती है नहीं होती। तो अभी तक इनको कोई 94 लोग ऐसे अभी तक हुए जिनको ये बीमारी हुई है, कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो 94 लोग टोटल हैं जिनको ये बीमारी हुई। उन्होंने क्या किया, फिर जब इन्होंने उसका एनालिसिस किया उसमें से देखा कि उन 94 लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जिनको ये वैक्सीन लगी थी। तो वैक्सीन जब लगने का पता किया तो उन्होंने चेक किया कि इनमें से कोई तकरीबन 8 लोग थे जिनको ये वैक्सीन लगी थी, बाकी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, उनको वो दूसरा प्लेसिबो लगा था जिसको मैं आम जुबान में कह रहा हूँ कि सिर्फ पानी लगा था। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये यानी कि अगर जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनमें से सिर्फ 8 लोगों को ये डिजीज़ हुई, तो उससे उन्होंने कंक्लूड ये किया कि 90% इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि 10% ऐसे लोग थे जिनको ये बीमारी हो गई, लेकिन 90% ऐसे लोग थे जिनको ये बीमारी नहीं हुई वैक्सीन लगने के बाद। ये इसका मतलब है 90% इफेक्टिवनेस का। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा भी कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं, क्या ये 100% ठीक है या नहीं है कि 90% इफेक्टिवनेस है। तो ये इसका इन्होंने इंटरम एनालिसिस जो है ना वो रिलीज़ किया है। अब उन्होंने, आपको पता है कि ये इन्होंने जब प्रेस रिलीज जब दी है तो उसमें इन्होंने एक बात ऐसी भी लिखी है उसके अंदर कि दिस इज़ द ग्रेट न्यूज़ फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी।
मतलब ये है कि आज का दिन ग्रेट द डे फॉर बेस्ट डे फॉर द साइंस एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि ये साइंस और इंसानियत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। तो ये यानी कि एक तरह से आपको पता ही है कि मार्केटिंग होती है, अपनी अपनी चीज़ों की तारीफ करनी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना होता है। ये तो एक आम चीज़ है, ये सिर्फ हमारे लोगों में नहीं होता, हर जगह होता है दुनिया में। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ है कि पूरी दुनिया में शोर मच गया है कि जी वैक्सीन आ गई, कोरोना वायरस की खात्मा हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा। और ये कोई छोटे लेवल पे नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप का ट्वीट आ गया फ़ौरन, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जी ये वैक्सीन आ गई है और अब बस पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। और उसके बाद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि शायद, लेकिन इसका जिक्र किया उन्होंने, और शायद ये इसका वजह यही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो उन्होंने भी कहा कि हमने भी ऑर्डर दे दिया वैक्सीन का और ये होगा वो होगा। ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छी बात ये की कि उन्होंने कहा कि हमें एहतियात फिर भी करनी चाहिए जब तक कि वैक्सीन नहीं आती, सब कुछ। अच्छा, अगली बात ये है कि वैक्सीन का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इंटरिम एनालिसिस है, स्टडी अभी तक चल रही है। स्टडी का मतलब ये है कि इन्होंने कोई तकरीबन 164 लोग जब तक बीमार नहीं होते तब तक ये वैक्सीन का ट्रायल नहीं रुकेगा। अभी 94 हुए हैं, 94 लोगों को इन्फेक्शन हुई है, बीमारी हुई है, कोविड-19 या कोरोना वायरस की बीमारी लगी है। जब 164 या 164 हो जाएंगे तो फिर ये क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद ये रोक के तो फिर सारे पूरे कंप्लीट एनालिसिस होंगे। तो ख्याल ये है और उम्मीद इन्होंने ये जाहिर की है कि दिसंबर के एंड तक या दिसंबर में ये जो है ना ये पूरे हो जाएंगे इतने मरीज़। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम FDA से अगले महीने में दिसंबर में जो है ना अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। अप्रूवल आमतौर पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन चूंकि ये कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है तो शायद एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए वो अप्लाई करेंगे। तो ये है जी ये वैक्सीन के बारे में अभी तक की इत्तलात। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका ने खबरें ये हैं कि कोई तकरीबन $2 बिलियन का वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया इनको। $2 बिलियन, $1.95 बिलियन, जिसका ये मतलब है कि वो इनसे कोई 100 मिलियन डोजेस खरीदेंगे, जो कि 10 करोड़ बनते हैं। लेकिन चूंकि ये 2 डोजेज लगती हैं, एक डोज नहीं होती, 2 डोज लगानी होती हैं वैक्सीन की, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कोई 5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, जो ये वाली वैक्सीन के लिए अमेरिका ने ऑर्डर दिया है। आगे क्या होगा ये सारी अभी तो 100% हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन की अप्रूवल हो जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये वैक्सीन का उन्होंने ये भी देखा कि अभी तक जितने लोगों को 44,000 को लगी है उनमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आए, तो ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। तो वो ये है अभी तक का मामला, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये अप्रूव्ड अभी नहीं हुई, तो इतना ज़्यादा भंगड़े डालने से पहले हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि ये अप्रूव होती या नहीं होती। अप्रूवल के लिए आपको पूरी इनके एनालिसिस को देखना पड़ेगा, इनकी स्टडी कैसे हुई है, किन लोगों को लगाई गई, पॉपुलेशन क्या थी, उनमें करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। फिर ये बात है कि हम कहते हैं कि ये लोग जाके तो इन्होंने एहतियात नहीं की, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा जो जिसको वैक्सीन लगी थी या नहीं लगी थी वो एक्सपोज नहीं हुआ वायरस से। हो सकता है कि वो किसी उससे वास्ता ही ना पड़ा वायरस से उसका जिसको वैक्सीन लगी है। यानी ये सारी चीज़ें जब अप्रूवल के लिए चीज़ जाती है या कोई चीज़ जब पब्लिश होती है किसी साइंटिफिक जर्नल में, तो वो जर्नल या जो अप्रूवल होती है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, फिर अप्रूवल देते हैं। या कोई जब पब्लिश करना होता है डेटा किसी साइंटिफिक जर्नल में, तो वो भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक तो बात ये है कि अभी पूरे फुल एनालिसिस इसके देखने पड़ेंगे, ये सिर्फ प्रेस रिलीज है, ये पब्लिकेशन नहीं है। नंबर 2, ये सबसे बड़ी जो खबर या बुरी खबर है जो कि दुनिया इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही, वो ये है कि इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ेगा कोल्ड चेन को। कोल्ड चेन क्या मतलब होता है? कोल्ड चेन का मतलब होता है कि वैक्सीन बनने से लेकर उसकी एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए। हर वैक्सीन का टेम्परेचर होता है, किसी का 2 सेंटीग्रेड है, किसी का 1 सेंटीग्रेड है, किसी का -2 है, कुछ है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वैक्सीन जब भी लगती है, जब कोई वैक्सीन लगाने वाले आते हैं तो उन्होंने फ्रिज या कूलर साथ उठाया होता है, तो कूलर के अंदर बर्फ होती है। तो अब ये कितने में रखने की इसकी ज़रूरत है? -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप ये सोच सकते हैं कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि बनने से लेकर मरीज के ऊपर लगने तक ये 70 डिग्री पे मेंटेन होनी चाहिए। ये कोई भी वैक्सीन हो, अगर वो कहीं भी टेम्परेचर उसका ऊपर नीचे होता है तो ये वो गारंटी नहीं होती कि वो इफेक्टिव होगी।
अब आप मुझे खुद बता सकते हैं सोच के कि 70 डिग्री -70 डिग्री मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इसको जाके तो आप स्टोर कर देंगे, यानी आपने पेशेंट को लगाना है जाके, तो ये पेशेंट आपके पास ये नहीं कि ज़रूरी कि सिर्फ पेशेंट उस जगह आके लगवाएंगे, आपने जाके लगाना है इसको, कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें सबसे जो रीजनेबल और सेंसिबल जो बयान आया है ना, वो आया है एलेक्स ट्रूडो का, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं, कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा हवाई बातें नहीं छोड़ी, कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाई। उन्होंने कहा ये अच्छी खबर है कि ये वैक्सीन आ रही है, ये अच्छी खबर है कि ये इफेक्टिव है, लेकिन हम और भी बहुत सारी वैक्सीन को देख रहे हैं और हमारे लिए ये इसके ऊपर रिलाई करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो दूसरी जो वैक्सीन आएंगी, हो सकता है उनका टेम्परेचर मेंटेन करना या कोल्ड चेन का जो रिक्वायरमेंट है वो इससे बहुत बेहतर हो। तो हम किसी एक वैक्सीन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते। ये उनका बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट था। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस चैनल का मकसद एक ही है कि हमने लोगों तक अवेयरनेस पहुँचानी है कि जो ये वबाई अमराज या इन्फेक्शस डिजीज़ जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है। इनमें टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, हेपेटाइटिस, कोविड-19 या कोरोना। तो इस मिशन में मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियोस भी नहीं शेयर करते तो बेशक ज़बानी तौर पे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जाके बताएं, तो भी आप इस मिशन का हिस्सा होंगे। तो इस मिशन में मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।